Students, will start with today magnetic effects of electric current. Okay, give heading magnetic effect of electric current, right? Magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current, right? In your early classes, high school, you have already learnt about right hand thumb rule, right? That means when current is flowing through a conductor, yes or no, let I amount of current is flowing in the conductor, then magnetic field is produced around that. You have already learned about those experiment, Western experiment, yes or no. I'm not discussing those part. Coming to the point directly, what is right hand thumb rule? Okay, if you hold the conductor like this, okay, you hold the conductor in the right hand, you hold your pen, you can imagine the thing. If the thumb represents the direction of current, then the encircled fingers will represent the direction of magnetic field, right? Student, vice versa is also true. That means if these encircled fingers will represent the direction of current, then the thumb will also represent the direction of magnetic field, right? I'm coming to the direction strictly. Current is going upward, right? Here current is going upward. If current is going upward, you see the encircled fingers is into the plane. यहाँ पर इस साइड पे मैं जिस साइड पे मूव करवा रहा हूँ, इस साइड पे इनटू द प्लेन हो रहा है. अगर आप अपनी कॉपी पे ऐसे ड्रॉ किए हो तो कॉपी पे देखो, ऐसे पेन को कॉपी में ऐसे रख दो, ठीक है? तो आप उसकी राइट साइड में आप देख सकते हो कि दैट इज इनटू द प्लेन और बाहर की तरफ हो रहा है लेफ्ट साइड पे, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे तो इनटू द प्लेन मतलब मैग्नेटिक फील्ड सारे यहाँ पर ऐसे एनसर्कल्ड होंगे, ठीक है? ऑल द मैग्नेटिक लाइंस से क्लोज्ड पाथ बनाएंगे. तो यहाँ पर इनटू द प्लेन को क्या लेते हैं स्टूडेंट्स? डॉट. आउट ऑफ द प्लेन को क्या लेते हैं? क्रॉस, राइट? करंट इज गोइंग अपवर्ड, आई इज अपवर्ड, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड बी है यहां पर इनटू द प्लेन. किस तरफ है? इनटू द प्लेन, राइट? और यहां पर देखो एनसर्कल्ड फिंगर्स ऐसे. वाइस वर्सा इज ट्रू. आई एम सेइंग if the current is represented by the thumb, then the encircled fingers will be representing the direction of magnetic field, ठीक है? तो यहाँ पर इनटू द प्लेन है और यहाँ पर डॉट मतलब क्या है? आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है? आउट ऑफ द प्लेन, करेक्ट? मैथमेटिकली हम डिराइव करेंगे बी के बारे में, बट मैं थोड़ा डायरेक्शन के बारे में आपको अक्वेंटेड करवा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन उसी डायरेक्शन पे होता है, आपको देखना, ठीक है? एंड इफ करंट इज गोइंग डाउनवर्ड स्टूडेंट्स, हियर आई इज डाउनवर्ड, राइट? जस्ट से मी व्हाट विल बी? करंट इज डाउनवर्ड. अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है, देखो मैंने अभी ऐसे पकड़ा था, अभी ऐसे पकड़ रहा हूँ, सर आउट ऑफ ठीक है? द नाउ आई एम होल्डिंग इट लाइक दिस. अगर मैं इसको इनटू अभी द इस तरह होल्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर इनटू द प्लेन जाएगा और यहाँ पर बाहर की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट विल बी लाइक दिस, करेक्ट? है ना? मतलब यहाँ पर आउट ऑफ द प्लेन मतलब डॉट है मैग्नेटिक फील्ड बी, और यहाँ पर क्या है? इनटू द प्लेन. समझ पे आ गया? आई थिंक इफ करंट इज गोइंग अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अंदर की तरफ इनटू द प्लेन और यहाँ पर बाहर की तरफ. अपनी कॉपी में भी आप उसी हिसाब से लिख सकते हो. और यहाँ पर अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है, इनटू द प्लेन, और यहाँ पर आउट ऑफ द प्लेन, राइट? स्टूडेंट्स, हमेशा जरूरी नहीं है कि कंडक्टर को इस तरह प्लेस किया जाए. कभी कभी कंडक्टर को हम इस तरह भी प्लेस कर सकते हैं. इट कैन बी प्लेस्ड लाइक दिस, और यहाँ पर करंट आ रहा है, ठीक है? इट्स क्लियरली विजिबल. अगर करंट ऐसे जा रहा है, अभी मैंने पेन को ऐसे पकड़ा, ठीक है? आई जस्ट पुट द पेन लाइक दिस, मतलब करंट इज थंब इज रिप्रेजेंटिंग द करंट. तो इसके नीचे वाले पार्ट में क्या होगा? करंट विल बी इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनटू द प्लेन. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट विल बी इनटू द प्लेन. तो इस तरह सारे मैग्नेटिक फील्ड, और कंडक्टर के ऊपर वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउट ऑफ द प्लेन, राइट? यस और नो? ठीक इसी तरह अगर इस साइड पे देखूं, इफ आई विल बी मूविंग टू दिस साइड, सी अगर मैं इस साइड पे जा रहा हूं तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऊपर में क्या होगा? इनटू द प्लेन, और यहां पर आउट ऑफ द प्लेन डॉट, ठीक है? आउट ऑफ द प्लेन, करेक्ट? आई थिंक दैट इज क्लियर टू ऑल, ठीक है? बताया कि वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू. अगर ये करंट की डायरेक्शन था और एनसर्कल्ड फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड था, अगर ये एनसर्कल्ड फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाएगा तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा, करेक्ट? उसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने यहाँ पर एक सर्कुलर कंडक्टर लिया, ठीक है? दिस इज ए सर्कुलर कंडक्टर, दिस इज आल्सो वन सर्कुलर कंडक्टर, राइट? एक पे करंट ऐसे जा रहा है ना? और एक पे करंट ऐसे जा रहा है, आई, दिस इज आई, दिस इज ए सर्कुलर कॉइल. यहाँ पर कैसे जा रहा है आप बता सकते हो क्या? अगर मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से बोलूं तो यहाँ पर कैसे जा रहा है? आई इज एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ ACW, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है?
और यहाँ पर कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने क्या बताया, अगर ये करंट दिखा रहा था, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा था, अभी ये करंट दिखाया गया एनसर्कल फिंगर, देखो करंट कैसे दिखा रहा है, अभी एनसर्कल फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज है, और तो थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड, थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड। ठीक है, तो मतलब यहां से सारे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। करेक्ट, ध्यान से देखो, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो सारे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, बी इसके अंदर वाले रीजन पे सारे बी क्या होगा, आउटसाइड होगा, और बाहर वाले में क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। राइट, इस तरह हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलेगा। और यहाँ पर आप अगर ये पार्ट को अगर मैं थोड़ा ऐसे एलोंगेट कर दूं, इस पार्ट को मैंने ऐसे एलोंगेट कर दिया, यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है, देखो इस पार्ट को मैंने थोड़ा एलोंगेट कर दिया, पार्ट ऑफ द सर्कल को मैंने ऐसे एलोंगेट कर दिया, तो एलोंगेट होगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पर इनटू द प्लेन होगा लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पर आउट ऑफ द प्लेन, इस तरह पूरा सर्कल में क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा। ये अलग चीज है, ये सर्कुलर कॉइल है, यहाँ पर ऐसे करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो थंब जो है ना वो बाहर की तरफ है, एज द थंब इज इन आउटर डायरेक्शन, तो सारे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस बोर्ड से बाहर की तरफ। अगर आप कॉपी में इसको बनाओ तो सारे कॉपी से ऊपर की तरफ होगा। इमेजिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पे आपको थोड़ा विजुअलाइज करना होगा एक्चुअली कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस चैप्टर। बाकी तो पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के हिसाब से स्क्रीन की तरफ। अगर कॉपी में बताऊं मैं, तो अपनी कॉपी पे आप ऐसे एक सर्कल बनाए हो, एंटी क्लॉकवाइज का सिंबल देखो आप, थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है मतलब सारे मैग्नेटिक फील्ड नीचे से निकल के, मतलब वो सर्कल के नीचे से आके सर्कल देके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं मतलब स्टूडेंट्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, इट ऑलवेज द डायरेक्शन इज नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह का, नॉर्थ टू साउथ। अगर मैं बार मैग्नेट की बात करूं, ऑलरेडी यू नो, नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ पे एंटर होते हैं, राइट, दे कम आउट ऑफ नॉर्थ एंड एंटर एट साउथ, राइट, है ना। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलते हैं और साउथ पे एंटर करते हैं, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब इट इज कमिंग आउट। कमिंग आउट मतलब क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखो कमिंग आउट, कमिंग आउट मतलब ये किस पोल की तरह बिहेव करेगा, इनसाइड द सर्कल। कहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, नॉर्थ से ना, तो इट विल बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल, राइट। एन लिख दिया और एरो दे दिया, एन क्यों लिखा, नॉर्थ पोल, और एरो मुझे ये पता लगा दिया, एरो से ये पता चल गया ये करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। इन द सेम वे अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, यहां पर करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, देखो बोर्ड पे मैं फिंगर ऐसे कर रहा हूं, तो मेरा थंब किस तरफ है, माय थंब इज इनटू द प्लेन, तो यहां पर सारे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनटू द प्लेन होगा। करेक्ट, इस सर्कुलर वेयर के अंदर में सारे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, मतलब सारे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड कहां पर एंटर होता है, साउथ पोल पे। लिसन वेरी केयरफुली, पूरा अपनी फोकस बोर्ड की तरफ दे दो। तो अगर मैं दूसरा सर्कल यहां पर बना दिया, ठीक है, तो एस लिख देते हैं साउथ पोल, और एस में एरो दे देते हैं, देखो एरो जो है वो दिखाया करंट की डायरेक्शन, करंट इज ग्लोइंग क्लॉकवाइज। तो ये अंदर वाली पार्ट जो सर्कुलर कॉइल के अंदर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो सारे मैग्नेटिक फील्ड वहां से क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड सारे इनटू द प्लेन होगा, क्योंकि हमेशा साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड एंटर होता है और नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होता है। ठीक है, जस्ट नोट इट एंड आस्क मी द डाउट, राइट। स्टूडेंट सी, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने यहां पर एक बार मैग्नेट ले लिया नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल ले लिया, राइट। पता है आपको कंपास, दैट इज आल्सो स्मॉल बार मैग्नेट। जब मैंने कंपास को यहां से लिया तो इट वेंट लाइक दिस, ये इस तरह की एक डायरेक्शन पे गया। अब 12th में ये एक्सपेरिमेंट बनाओगे, लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करोगे, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द कंपास विल बी इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि उसका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो जहां पर फोर्स कैसे एक्सपीरियंस होता है एक दूसरे मैग्नेट के ऊपर या फिर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर, सारे नॉर्थ पोल से निकलते हैं लाइंस ऑफ फोर्स एंड साउथ पोल पे एंटर होते हैं। ठीक है, दे गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है ना। सो दिस इज व्हाट लाइंस ऑफ फोर्स, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जस्ट राइट लाइंस ऑफ फोर्स। लाइंस ऑफ फोर्स मतलब क्या है, जैसे ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स होता है, इस तरह लाइंस ऑफ फोर्स मतलब दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, व्हाट, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, ऐसा कोई लाइन दिखेगा नहीं आपको, बट आपको इमेजिन करना होगा। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस along which the magnetic force experienced, these are the imaginary lines along which the magnetic force is experienced। ठीक है, इस लाइन पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, these are lines of force। ठीक है, इस तरह बहुत सारे लाइंस ऑफ फोर्सेस होता है कि नहीं, these are the lines of forces। और स्टूडेंट लाइंस ऑफ फोर्स इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर क्यूब मीटर स्क्वायर पे या सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने लाइंस ऑफ फोर्स है, उसको क्या कहते हैं, फ्लक्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, और ओनली फ्लक्स कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आप पढ़े हो, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है,
ये सबसे बेसिक चीज है। मैग्नेटिक फ्लक्स का सीजीएस यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स एंड व्हाट इज द एमकेएस यूनिट ऑफ फ्लक्स? है कि नहीं? वेबर फ्लक्स का एमकेएस यूनिट है वेबर, ठीक है, और सीजीएस में फ्लक्स का यूनिट है मैक्सवेल। क्या है? मैक्सवेल, राइट? दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो कुछ भी आप बोल सकते हो। दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, राइट? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब फ्लक्स इन ए पर्टिकुलर एरिया, करेक्ट। और फ्लक्स को फाई से सिंबलाइज करते हैं, फाई, दिस इज द सिंबल ऑफ फाई। फ्लक्स को फ्लाई से सिंबलाइज करते हैं, राइट? और दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी में उसको सिंबलाइज करते हैं, इसे वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फ्लक्स की डायरेक्शन हमेशा रहता है, मतलब देन दैट इज फाई बाय ए। फाई बाय ए मतलब फ्लक्स पर एरिया, दैट इज व्हाट? फ्लक्स बाय एरिया। एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में कितने फ्लक्स है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी तो फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो भी आप कह सकते हो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कह सकते हो फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कह सकते हो, दैट इज बी। बी इज इक्वल टू फाई बाय ए, फ्लक्स बाय एरिया। अगर इस बी का मैंने यूनिट निकालूं, इफ आई विल बी फाइंडिंग द यूनिट ऑफ बी, देन अगर सीजीएस की बात करूं, दैट इज हाउ मच? मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एमकेएस की बात करूं या एसआई की बात करूं, सो दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, WEBER, वेबर पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट। वेबर पर मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं स्टूडेंट? टेस्ला कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ला, ठीक है। मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं? गॉस। क्या कहते हैं स्टूडेंट? गॉस, राइट? ठीक है, जस्ट नोट इट स्टूडेंट। सी, अगर मैं 1 टेस्ला की बात करूं, इफ आई विल बी सेइंग अबाउट 1 टेस्ला, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दैट इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना स्टूडेंट्स। 1 वेबर इज इक्वल टू 10 to the 8 मैक्सवेल। जस्ट रिमेंबर 1 वेबर इज इक्वल टू 10 to the 8 मैक्सवेल, राइट? है ना। सो वेबर मतलब 1 वेबर इज हाउ मच? 10 to the 8 मैक्सवेल लिख दिया हमने, करेक्ट? जस्ट नोट इट, ठीक है, हमने लिख दिया उसको, ठीक है। 10 to the 8 मैक्सवेल बाय 1 मीटर स्क्वायर इज हाउ मच? 10 to the power 2 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? सो दैट 10 to the 8 नीचे 10 to the 4 कितना हो जाएगा? 10 to the 4 मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? दैट इज 10 to the 4 मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यस और नो? सो दैट इज इक्वल टू गॉस, 10 to the 4 गॉस। इसकी जरूरत हो सकती है यहाँ पे, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, जिनको पता है, जिनको नहीं पता है, फिर भी 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the 4 गॉस, ठीक है। जस्ट ये सारे बेसिक चीज है ना, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए हमें, इस पे और डायरेक्शन पे। मैं डायरेक्शन बताया मतलब तुरंत दिमाग पे वो 2 चीज आ जाना चाहिए, और कहीं पे अगर मैंने यूनिट्स की बात कर रहा हूं तो तुरंत ये सारी चीज भी दिमाग पे आ जाना चाहिए, ठीक है। दिस आर द बेसिक थिंग्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड, ठीक है। जो भी हमने डायरेक्शन और यूनिट्स के बारे में थोड़ा आइडिया ले लिए, ठीक है। नाउ मैग्नीट्यूड के ऊपर अभी फोकस करेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड के ऊपर फोकस करेंगे, इसका मतलब क्या है कि मैंने कोई भी एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है। आई जस्ट टुक ए कंडक्टर जिसपे आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, राइट? और मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट। डेफिनेटली अगर करंट इस तरफ जा रहा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट विल बी इनटू द प्लेन। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं राइट हैंड थंब रूल पे, है ना। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेट यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया कंडक्टर की, दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल है। मैंने छोटा सा लेंथ लिया डीएल, स्मॉल लेंथ, है कि नहीं। एंड दिस डिस्टेंस इज लेट दिस डिस्टेंस इज आर, करेक्ट, है ना। ये डिस्टेंस मैंने आर ले लिया, है कि नहीं। पोजीशन वेक्टर मैं कंडक्टर की कितनी दूरी से खड़ा हूँ, राइट। मैंने एक कंडक्टर लिया, ठीक है, जिसका लेंथ कुछ भी है, इस पे आई अमाउंट ऑफ करंट अपवर्ड जा रहा है। मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया डीएल, राइट। और लेट ये जो पार्ट मैंने लिया, यहाँ से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, है कि नहीं। उसके साथ एक एंगल बनाया हमने थीटा, राइट। यहाँ पर मैंने एक एंगल बनाया, मतलब मैं कैसे खड़ा हूँ वहां पर, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। मुझे यहाँ से एक्सपीरियंस करना है कि इस पे जो कंडक्टर पे जो करंट जा रहा है, कितने अमाउंट की करंट जा रहा है, राइट, है कि नहीं। मैंने छोटा सा कंडक्टर की लेंथ लिया, पूरा लेंथ अगर डीएल है तो स्मॉल लेंथ इज डीएल, अगर पूरा लेंथ एल है तो स्मॉल लेंथ इज डीएल, है कि नहीं। तो चलो यहाँ पर इसी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, लेट दैट इज डीबी, राइट। बी इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, बट छोटी सी पार्ट के लिए मैंने डीबी लिया, फिर हमने उसको इंटीग्रेट करके पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे, राइट, है ना स्टूडेंट्स। और एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया, डीबी जो है ना, मैग्नेटिक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई।
जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट को हमने बढ़ा दिया, हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड, पता है ना आपको, जो डोमेस्टिक लाइंस जाता है 220 वोल्ट 5 एम्पियर का, वो कम हाइट पे जाता है। तो 33 के बी 132 के बी जो आउट ऑफ द टाउन में जाता है, जो ऊपर वाले लाइन पे जाता है, क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें ज्यादा करंट रेटिंग रहता है, मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस जो है ना वो ज्यादा रहता है, इसलिए थोड़ा ऊपर में रखते हैं इसको, और बहुत सारे वजह है। दिस इज वन ऑफ द रीजन। एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू स्टूडेंट। देखो मैं यहाँ पर आर डिस्टेंस पर खड़ा हूँ, मैं जितने दूर चला जाऊंगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो निकलता रहेगा, बट मैं जो एक्सपीरियंस करूंगा वो घटते घटते जाएगा ना, एंड दैट इज इनवर्स स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दैट इज डीबी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ के जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा, ठीक है, 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, ठीक है। छोटा सा पार्ट मैंने लिया स्टूडेंट्स, आई टुक ए स्मॉल पार्ट, छोटा थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस पे मैं आऊंगा डीबी। अगर मैं बड़ा सा पार्ट ले लूंगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की मुझे महसूस होगा, ठीक है, आई विल बी एक्सपीरियंसिंग मोर मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू डीएल, इसीलिए हमने लिखे। स्टूडेंट्स देखो मैं यहाँ पर एक एंगल करके खड़ा हूँ, जबकि हम बाद में देखेंगे डीएल ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा, बट फिलहाल नहीं बता रहा हूँ वो। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जितना मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, थोड़ा इस पॉइंट पे मैं आ जाऊंगा, एग्जैक्टली मैं इस पॉइंट पे आ जाऊंगा, तो डेफिनेटली मैं थोड़ा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करूंगा। तो थीटा की वैल्यू बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ भी बढ़ जा रहा है, मतलब फील्ड तो निकल रहा है, बट मैं कितने फील्ड की इंफ्लुएंस में आ रहा हूँ वो बढ़ जाएगा, तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, क्योंकि साइन का जो वैल्यू है ना वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, करेक्ट। तो इसको मैं कंबाइन करके लिख सकता हूं, डीबी प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, राइट। ए प्रोपोर्शनल टू बी मतलब मन के हिसाब से तो नहीं बढ़ता है ना, कुछ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू के बी। और हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, हमने अलग अलग आई लिए, अलग अलग एल लिए, अलग अलग थीटा लिए, अलग अलग डिस्टेंस लिए, तो हमने डीबी का अलग अलग वैल्यू निकाले। तो जब हमने उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दिया तो हमें मिल गया डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा इनटू आर स्क्वायर, है ना। स्टूडेंट्स ये जो एक्सपेरिमेंट बायोट और सावर्ट ने मिलके किए थे, ठीक है, तो इसलिए इस लॉ को क्या कहते हैं? बायोट सावर्ट लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट, दो साइंटिस्ट, ठीक है, बायोट सावर्ट लॉ, राइट। दिस इज बायोट सावर्ट लॉ। इन साइंटिस्ट जो उन्होंने इसके ऊपर काम किए थे, तो इसलिए इसको कहते हैं बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है, बायोट सावर्ट लॉ इसको कहते हैं। और बात रहा अभी इसकी म्यू नॉट बाय 4 पाई की, है ना। स्टूडेंट्स म्यू नॉट को क्या कहते हैं पता है? परमिएबिलिटी। क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी। जो लोग 12th में हो ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक में एप्सिलॉन के बारे में पढ़े थे, फिर यहाँ पर मैग्नेटिज्म पे परमिएबिलिटी के साथ हम डील करेंगे। परमिएबिलिटी मतलब क्या है स्टूडेंट्स? देखो, परमिएबिलिटी इट्स एबिलिटी टू परमिट, जैसे परमिटिविटी होता है, इट्स एबिलिटी टू परमिट। तो परमिएबिलिटी मतलब इसका एबिलिटी कितना है, किसका? मीडियम का। किसको परमिट करने के लिए? मैग्नेटिक फील्ड को परमिट करने के लिए, ठीक है। मान के चलो मैंने वही सेम कंडक्टर लिया, उस पर 5 एम्पियर करंट फ्लो करवाया, मैंने उसको लेके फ्री एयर पे रखा, यहाँ पर एयर पे रखा, और पानी पे रखा, कोई अदर लिक्विड पे रखा, अलग अलग मीडियम पे मैंने रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो निकलेगा, बट मीडियम कितना अलाउ करेगा उसको अपने थ्रू जाने के लिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। what is the nature of the medium to allow the magnetic field to pass into it? निकल तो आया मैग्नेटिक फील्ड, करंट गया, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बट मीडियम इसको अपने थ्रू जाना कितना देगा? मतलब मीडियम भी अपोज कर सकता है ना, हर मीडियम पे कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं है, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है, हर मतलब जैसे लाइट की स्पीड चेंज हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से लाइट की स्पीड चेंज होता है। 10th में ऑप्टिक्स में पढ़े थे आप लोग, 12th में भी ऑप्टिक्स पे है ये सारी चीज। तो इस तरह जब मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको अपनी मीडियम के थ्रू कैसे जाने दे रहा है, उसके हिसाब से सारे मीडियम की परमिएबिलिटी वेरी करता है। तो ये जो म्यू नॉट हमने लिया, दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, that is permeability of free space, right? And its value is, students, mu naught की value है 4 pi into 10 to the power minus 7, right? The value of mu naught is for permeability, हमने ये वैल्यू निकाला एक्सपेरिमेंट करके, 4 pi into 10 to the minus 7, ठीक है। अभी बात यह है कि इसका यूनिट क्या बनेगा, परमेबिलिटी का यूनिट क्या बनेगा। चलो परमेबिलिटी को एक साइड पे रखते हैं, बाकी सबको दूसरे साइड पे ले जाते हैं, करेक्ट। इसको मैं थोड़ा यहाँ पर लिख सकता हूँ, अगर मैं म्यू नॉट को एक साइड पे रखूं, देखो म्यू नॉट को मैंने रखा, डीबी ऊपर था, डीबी उस साइड पे ऊपर रहा, आर स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई हो गया, करेक्ट। नीचे पे क्या आ गया? आई डीएल साइन थीटा। साइन थीटा हैज नो यूनिट स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर मैं डीबी की बात करूं, अगर एसआई यूनिट में बात करूं, डीबी का वैल्यू कितना है? टेस्ला। अगर आर स्क्वायर की बात करूं, मीटर स्क्वायर, करेक्ट। बाय अगर करंट की बात करूं, एम्पियर, करंट का यूनिट एम्पियर है, आपको पता है एम्पियर ए, डीएल इज लेंथ, दैट इज मीटर, तो एक मीटर कैंसिल हो गया, करेक्ट।
तो म्यू नॉट का यूनिट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर टेस्ला, ऊपर पे एक मीटर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, राइट। दैट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, राइट, है ना। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Students, already you know, so we got mu naught is equal to how much? 4 pi into 10⁻⁷, right? Tesla meter ampere inverse. ठीक है. And in class 12th, static electrostatic permittivity is there. Just remember permittivity एक है जो कि चार्ज के, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है उसको परमिट कैसे करता है, उसका वैल्यू है वो द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या है स्टूडेंट्स. अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की बात करूं, so you know 1/4 pi epsilon naught is equal to how much? 9 into 10⁹. Already you have learned Newton meter square coulomb to the power -2, right? है ना. और mu naught you got this much, है कि नहीं स्टूडेंट्स. अगर मैं यहाँ पर epsilon naught की बात करूं तो epsilon naught is equal to how much? That is 4 pi epsilon naught. Just a minute. This is the value of mu naught. The value of epsilon naught you already know. 8.85 into 10⁻². बस मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हिसाब से डील करना चाहता हूँ. मैं अभी मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को, राइट. तो स्टूडेंट म्यू नॉट की बदले में क्या लिखेंगे? म्यू नॉट इज इक्वल टू हाउ मच? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, है ना. मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ म्यू नॉट और एप्सिलॉन को. देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, म्यू नॉट बाय एक 4 पाई मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, है कि नहीं. और ऊपर पे जो खाली एप्सिलॉन नॉट था वहां पर भी एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई, नीचे एक 4 पाई मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मैंने एक 4 पाई मल्टीप्लाई किया. कुछ गलत किया क्या? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट नीचे में 4 पाई मल्टीप्लाई किया, ऊपर में 4 पाई मल्टीप्लाई किया. और म्यू नॉट बाय 4 पाई कितना है स्टूडेंट्स? इफ म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई 10⁻⁷, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या हो जाएगा? ओनली 10⁻⁷ ना, राइट. यस. और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 into 10⁻⁹, जो कि मतलब कूलम्ब्स लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है. तो 4 पाई एप्सिलॉन तो क्या लिखेंगे इसको? 1 by, if 1/4 pi epsilon is this much, then 4 pi epsilon will be how much? 9 into 10⁻⁹, correct? Yes or no? And student, अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूं तो you'll be getting it is near about 3 into 10⁸ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं स्टूडेंट्स? 3 into 10⁸. and 3 into 10⁸ क्या है? that is speed of light ना स्टूडेंट्स. 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है that is speed of light or not? तनिष्क, yes or no? Yes sir. It is visible? Yes sir. तो यहाँ पर मैं कंक्लूड कर सकता हूँ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर लिख सकते हैं ना. सो दैट मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट c इज इक्वल टू, एक लिंक हम बना सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट का रूट ओवर, करेक्ट. ये एक फार्मूला हम याद रख सकते हैं, है ना, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में एप्सिलॉन नॉट के बारे में थोड़ा आइडिया हो चुका है. अभी हमें परमिएबिलिटी म्यू नॉट के बारे में एक आइडिया हुआ, तो दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं कि नहीं ये चीज. let's will see about magnetic field due to a long straight carrying conductor. ठीक है, हम डिराइव कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली फार्मूला बता रहा हूँ. तो लेट दिस इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है. यहाँ पर आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, करेक्ट. और मैं इस पी पॉइंट पे खड़ा हूँ, तो डेफिनेटली अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर इनटू द प्लेन होगा मैग्नेटिक फील्ड. क्रॉस बना दिया मैंने, और एक जनरलाइज फार्मूला हम बताना चाहते हैं, ठीक है. लेट दिस इज द पॉइंट, और एग्जैक्टली मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया हूँ, करेक्ट. और यहाँ पे भी एक मैं पॉइंट लिया हूँ, है ना. आई हैव आल्सो टेकन ए पॉइंट हियर. ये जो एंगल है, दिस एंगल इज φ2, राइट. दिस एंगल इज φ1, है ना. मतलब ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, कंडक्टर की लेंथ है, ठीक है. एंड दिस डिस्टेंस इज लेट a, मतलब कंडक्टर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है. ये p पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. आई वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p, राइट. और यहाँ पर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, और परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद ये φ2 एंगल बना रहा है, ये φ1 एंगल बना रहा है, एक साइड के साथ, एक्सट्रीम साइड के साथ बना रहा है, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला बनाऊं लॉन्ग स्ट्रेट कनेक्टर की, डायरेक्टली लिखो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई A, इसका डेरिवेशन है, बट यू रिमेंबर द फॉर्मूला, sin φ1 प्लस sin φ2, राइट. sin φ1 by sin φ2, just keep it in box. This is the formula for magnetic field due to a long straight conductor.
ये फाइनाइट कंडक्टर है, क्योंकि फाइनाइट है तभी तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा। अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो फाई टू कितना बन जाएगा? अगर मैंने इसको और इंक्रीज किया और ये थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज किया ये थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा, तो मैक्सिमम ये फाई टू का वैल्यू कितना हो सकता है? 90 डिग्री। किसके लिए? इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए। ये सब नो है कि नहीं? अगर इस साइड पे कंडक्टर बढ़ने लगेगा तो इस साइड में फाई वन की वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है? 90 डिग्री ना, फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर। ये सब नो स्टूडेंट्स, गेटिंग और नॉट गेटिंग ना? समटाइम्स ये वाला एंगल को दिया जाता है थीटा टू, ये वाला एंगल को दिया जाता है थीटा वन। मतलब अगर क्वेश्चन पे आपको फाई वन फाई टू ना देके थीटा टू दिया तो स्टूडेंट थीटा टू क्या है? थीटा टू इज 90, मतलब फाई टू क्या है स्टूडेंट्स? फाई टू इज 90 माइनस थीटा टू ना, राइट? एंड फाई वन इज 90 माइनस थीटा वन। ये सब नो? अगर ये Yes, sir. रेक्टेंगल ट्रायंगल है, फाई टू क्या है? अगर दिस इज थीटा टू गिवन, अगर ये वाला एंगल क्वेश्चन पे दिया गया है, मींस क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि इस पे आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, दिस डिस्टेंस इज ए, और उसने ये वाला पॉइंट दे दिया और ये वाला पॉइंट दे दिया, राइट? और ये वाला एंगल को दे दिया थीटा वन, ये वाला एंगल को दे दिया थीटा टू, इतना दे दिया। तो मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा वन, राइट? ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा टू, है ना? तो अगर मैं इस फार्मूला में डाल दूं तो साइन फाई वन जहां पर था वहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन फाई वन की बदले में लिख सकता हूँ ना साइन 90 माइनस थीटा वन, करेक्ट? और साइन फाई टू की बदले में क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस थीटा टू लिख सकता हूँ कि नहीं स्टूडेंट्स? यस सर नो? Yes, sir. And sin 90 minus theta is cos theta ना, तो that is cos theta 2। अगर ये वाला एंगल दिया है थीटा वन थीटा टू यहाँ पर दे दिया तो b को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम पे केयरफुली देना है, देखना है कि कौन सा एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos थीटा वन प्लस cos थीटा टू। अंडरस्टूड? ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा, करेक्ट? यस सर नो? Yes, sir. शुभम, गेटिंग? Yes, sir. जस्ट नोट इट स्टूडेंट्स। बट इसका दो स्पेशल केस बनाते हैं, ठीक है, राइट? स्पेशल केस। स्पेशल केस, राइट? स्पेशल केस क्या है स्टूडेंट्स? अगर इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के साथ है इनफाइनाइट लॉन्ग, बहुत बड़ा है कंडक्टर, है ना? तो ये जो लंबा जो एंगल हमने यहाँ पर बनाए थे, जो हमने फाई वन लिए थे, और ये थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट, तो मतलब इनफाइनाइट के लिए फाई वन क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, राइट? और फाई टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 90 डिग्री ना, है कि नहीं स्टूडेंट्स? फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर, इनफाइनाइट लॉन्ग अगर बहुत बड़ा कंडक्टर है तो वहां पर एंगल जो फाई वन फाई टू है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? और उसी केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? अगर अगर आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है और मैं ए पॉइंट पे खड़ा हूं तो बी का क्या फॉर्मूला अभी पुट करेंगे? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई फॉर्मूला के हिसाब से, करेक्ट? इनटू sin फाई वन इज 90 डिग्री प्लस sin फाई टू इज 90 डिग्री, है ना? है कि नहीं? सो दैट इज b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, राइट? sin 90 इज 1 प्लस 1, करेक्ट? सो दैट इज 2। तो b इज इक्वल टू इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। यस सर नो? Yes, sir. जस्ट राइट इट, लिखो इसको। सेमी फाइनाइट है, सेमी फाइनाइट मतलब एक सेमी फाइनाइट, ठीक है? केस 2 में देखते हैं, मतलब इस तरह है केस 2 पे सेमी फाइनाइट मतलब, ठीक है, ये कंडक्टर है मेरा, तो मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट पे खड़ा हूँ स्टूडेंट्स, है ना? और इस तरफ एक तरफ कंडक्टर बढ़ रहा है, ठीक है? उसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एंगल बनाऊं तो मेरा जो फाई वन था वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। पर इस साइड पे ये डेड हेड है, मैं एग्जैक्टली यहीं पे खड़ा हूँ, आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, तो यहाँ पर जो फाई टू है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, राइट? यस और नो? सेमी फाइनाइट के लिए तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a इंटू, राइट, एक साइड पे ले लिया sin 90 प्लस sin फाई टू मतलब sin 0, है कि नहीं? सो देन b इज इक्वल टू हाउ मच? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a। ये सब नो, करेक्ट है ना? जस्ट राइट, sin 0 इज 0, जस्ट लिखो इसको, दो स्पेशल केस लिख दो। साइड सम क्वेश्चंस यू ट्राई, ठीक है? एग्जांपल्स कुछ दे रहा हूं। नंबर 1 स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कंडक्टर जा रहा है, इस पे 20 एम्पीयर करंट जा रहा है, ठीक है?
उसके साइड पे और एक कंडक्टर जा रहा है जिसपे 30 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट Q है एग्जैक्टली मिडिल पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, राइट, इन्फिनिट ला कंडक्टर। और ठीक यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक P पॉइंट है, इससे भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक R पॉइंट है। एक पॉइंट ले लिया हमने, देखो ये पहला पॉइंट हमने ले लिया P पॉइंट, दिस इज Q पॉइंट, दिस इज R पॉइंट, मैंने डिस्टेंस दे दिया सबका, है कि नहीं। अभी मुझे निकालना क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स एट P, Q एंड R, राइट। क्वेश्चन को लिखो थोड़ा, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड at points P, Q and R, at points P, Q and R, right, है ना। ये एक क्वेश्चन है। फिर स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन, जस्ट राइट द क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन देता हूँ मैं एग्जांपल, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर ले लिया, राइट, लेट आई टुक ए स्क्वायर हियर, नाम भी दे देता हूँ मैं A B C D, राइट, ये सब। और स्क्वायर का सारे साइड का लेंथ मैंने दे दिया 2a, ए भी ले सकते हो बट मैंने यहाँ पर 2a दे दिया, है कि नहीं, ठीक है। और मैंने क्या किया यहाँ पर, सेंटर पॉइंट मतलब समझते हो ना, O पे, है कि नहीं स्टूडेंट, समझ पा रहे हैं, स्क्वायर के सेंटर पे इस O पॉइंट पे फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O पॉइंट जो कि एग्जैक्टली डायमेट्रिकली, मतलब स्क्वायर के अगर मैं दोनों डायग्राम बना, दो डायमीटर बना दूं तो ये O पॉइंट एग्जाम मिड पॉइंट है, ठीक है। और इस पे करंट का डायरेक्शन मैं ऐसे दे देता हूँ, राइट। ये आपको निकालना है, सेंटर पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड B at O, राइट, हाउ मच विल बी B at O, ठीक है। ठीक उसी तरह तीसरा एग्जांपल देता हूँ मैं, यहाँ पर हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, करेक्ट, जस्ट टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। और ट्रायंगल की साइड जो है, एक ये साइड का लेंथ दिया हुआ है 4.5 × 10⁻² मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इस पे करंट जो है डायरेक्शन ऐसे मान लेते हैं, ऐसे जा रहा है, 1 एम्पियर ऑफ करंट इज गोइंग, 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि साइड दिया हुआ है। एग्जैक्टली वो पूछा है सेंट्रोइड, सेंट्रोइड मतलब क्या है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, राइट, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, है ना। दिस पॉइंट इज सेंट्रोइड, ये सब नो स्टूडेंट्स, है कि नहीं। उसने पूछा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड आर द सेंट्रोइड, राइट, ठीक है स्टूडेंट। ये 3 क्वेश्चन करके थोड़ा मुझे सबमिट करो, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास के टाइम में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है।